हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ने जा रहे हैं 21 अप्रैल का करंट अफेयर। आप लोग लगातार देख ही रहे होंगे, मेरी क्लासेस चल रही हैं करंट अफेयर की, तो उसके साथ साथ आप शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाइए, जिससे क्या है एग्जाम टाइम पर रिकॉल जल्दी से हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम आज की करंट अफेयर की क्लास की ओर। करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई तबला और मसालेदार भरवा मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया है। ये उत्पाद किस शहर से संबंधित है? तो किस शहर से संबंधित है बताना है अपन को। कोलकाता से, जयपुर से, वाराणसी से या लखनऊ से? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना वाराणसी का दौरा किया है। वाराणसी के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 21 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कितने उत्पादों को? 21 उत्पादों को जीआई टैग दिया है। तो कहाँ का दौरा किया है? वाराणसी का। तो क्या है, इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भारत का उत, भारत का उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में सबसे पहले नंबर पे। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जीआई टैग हो गए हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हो गए हैं? तो 77 जीआई टैग हो गए उत्तर प्रदेश के पास। अगर हम बात करें काशी की, तो अकेले काशी में, काशी अकेला दुनिया का जीआई हब माना जाता है, क्योंकि अकेले काशी में 32 जीआई टैग हैं। कितने हैं काशी में? 32 जीआई टैग हैं। काशी में कितने हैं? 32 जीआई टैग हैं। तो इसी के साथ योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद की नीति को भी सफलता मिली है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो शहनाई तबला और मसालेदार भरवा मिर्च को जीआई टैग कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी में। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है, उसके विशेष गुणों और परंपराओं को दर्शाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना सेकंड क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक ने हाल ही में किसे उप मुख्य सचिव वित्तीय अधिकारी डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया है, और यह नियुक्ति किस संदर्भ में की गई है? तो अभी हाल ही में इंडस बैंक ने संतोष कुमार जी को अपना वित्तीय सचिव डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया है। किसको? संतोष कुमार को। किसकी जगह पे किया है? अरुण खुराना की जगह पे ये आए हैं संतोष कुमार जी। किसकी जगह पे आए हैं? अरुण खुराना जी की जगह पे। अगर हम बात करें इंडस बैंक की, अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994। इसका पहले ऑफिस की हम बात करें, इसका पहला ऑफिस कहाँ और कब खोला गया था? तो इसका पहला ऑफिस मुंबई के ओपेरा हाउस में। कहाँ पे? मुंबई के ओपेरा हाउस में इसका पहला ऑफिस खोला। मुंबई के ओपेरा हाउस में इसका पहला ऑफिस खुला है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसकी एक और विशेषता मैं बताता हूँ। ये हिंदुजा समूह के प्रवर्त हिंदुजा समूह द्वारा है। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। इंडस बैंक ने 18 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से संतोष कुमार को उप मुख्य वित्तीय अधिकारी डिप्टी सीएफओ, क्या? डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया है। डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया है। इस नियुक्ति का उद्देश्य बैंकों के साथ वित्तीय संचालन जो स्थिर रहे और निवेशकों के अंदर विश्वास बना रहे, इसके लिए इस उद्देश्य से इनको नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मेगयान 25 संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? कौन सा? मेगयान 25 संगोष्ठी का। अब इसकी आयोजन की बात करें, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन दिल्ली के नौसेना विभाग में, नौसेना भवन में हुआ है। कहाँ पे? दिल्ली के नौसेना भवन में।
कहाँ पे हुआ है? दिल्ली के नौसेना भवन में इसका आयोजन हुआ है। अगर इसके उद्घाटन की बात करें, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें तो इसको क्यों आयोजित किया गया, तो भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के गठन के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 14 अप्रैल को नौसेना विज्ञान भारतीय नौसेना विज्ञान और महासागर विज्ञान और महासागर विज्ञान का मेगा 25 संगोष्ठी को आयोजित किया गया। तो WMO के बारे में जानते हैं हम, क्या उद्देश्य है इसका, क्यों कब किया गया? WMO के गठन के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान का मेघालय 25 संगोष्ठी को आयोजित किया गया। अगर हम बात करें WMO की, तो WMO की स्थापना कब हुई थी? और WMO की फुल फॉर्म क्या है? WMO की, तो WMO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। तो इसका कौन सा संस्करण चल रहा है? तो इसका तीसरा संस्करण चल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। यहां पे लिख लीजिए एक बार, तीसरा संस्करण। कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण इसका चल रहा है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर। भारतीय नौसेना द्वारा मौसम और समुद्र विज्ञान का यह तीसरा संगोष्ठी मेगान 25 के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कौन सी 15वीं ब्रिक्स? ब्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ब्रिक्स का उद्घाटन कब हुआ था, ब्रिक्स में कितने देश हैं अपने, और ब्रिक्स का लास्ट देश कौन सा है। तो ब्रिक्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ब्रिक्स, पहली बात इसके स्थापना की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 2009 में। कौन कौन से देश इसमें हैं? तो ब्राजील, रूस, अपना देश भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो पहले इसमें 2010 में सिर्फ 4 ही देश थे, तब इसका नाम ब्रिक हुआ करता था। बाद में दक्षिण अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका को, तब जाके इसमें 5 देश हुए। कब जोड़ा दक्षिण अफ्रीका को? तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा। कब? 2010 में। तो अभी 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो अभी ब्राजील के ब्रासिलिया में 15वीं ब्रिक्स, कौन सी ब्रिक्स? 15वीं ब्रिक्स बैठक। कौन सी बैठक हुई है? 15वीं ब्रिक्स बैठक आयोजित हुई है। अगर हम 15वीं ब्रिक्स बैठक की बात करें तो इसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो भारत की ओर से इसमें श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि भारत के कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने वो गए हैं यहाँ से भारत की ओर से। कौन?
भारत के कृषि किसान कल्याण मंत्री? श्री शिवराज सिंह चौहान। कौन? श्री शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था इस 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिक्स समूह में ब्रिक्स समूह में सहयोग और नवाचार और व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि का इसका योगदान है। नवाचार, न्याय संगत माध्यम से व्यवसाय और समावेशी कृषि, टिकाऊ कृषि। इसका उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स समूह में सहयोग और नवाचार और न्याय संगत माध्यम से व्यवसाय और समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। किसको? टिकाऊ कृषि को, समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें तो कहां पे हुई है ये बैठक? ब्राजील में, ब्राजील के ब्रासिलिया में। कहां पे हुई है? ब्राजील के ब्रासिलिया में। अगर हम बात करें ओमान की, तो ओमान की कैपिटल क्या है और ओमान की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल करेंसी क्या है? ब्राजील की कैपिटल करेंसी क्या है? और सीरिया की कैपिटल करेंसी क्या है? तो ओमान की कैपिटल की बात करें, ओमान की करेंसी है रियाल। और ओमान की कैपिटल है दमिश्क। क्या है? दमिश्क। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। क्या है? वियना। क्या है ऑस्ट्रिया की कैपिटल? वियना, वियना। और इसकी करेंसी क्या है ऑस्ट्रिया की? तो ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। क्या है? ब्रासिलिया। और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन। क्या है? ब्राजीलियन। सीरिया की कैपिटल क्या है और सीरिया की करेंसी क्या है? तो सीरिया की करेंसी है अपनी पाउंड। क्या है सीरिया की करेंसी? पाउंड। कैपिटल आप बताइए, सीरिया की कैपिटल क्या है? सीरिया की कैपिटल बताइए जल्दी। सीरिया की कैपिटल बताइए। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। क्या है? दमिश्क। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है अपनी क्या है? ऑस्ट्रि ओमान की कैपिटल क्या है? तो ओमान की कैपिटल है अपनी क्या है? ओमान की कैपिटल बताइए। मस्कट। थोड़ी सी गलत हो गई थी, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो अभी 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्राजील में। ब्राजील ने 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें खाद्य सुरक्षा और कृषि सहयोग पर चर्चा की है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे ने भारत में पहली बार किस ट्रेन में एटीएम की शुरुआत की है? तो अभी महाराष्ट्र में पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया है। कहां पे? महाराष्ट्र में पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में। कौन सी ट्रेन में? पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में, महाराष्ट्र में। पंचवटी ट्रेन में, पंचवटी एक्सप्रेस
ट्रेन में देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया है? देश का पहला एटीएम स्थापित किया है, जिससे कि यात्रियों को थोड़ी सी सुविधा मिल सके, इसलिए इसको शुरू किया गया है। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये ट्रेन मुंबई से मनमाड़ तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से मनमाड़ तक। कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो मुंबई से मनमाड़ तक। अच्छा, रेल की बात चल रही, तो भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेल, भारत की प्रथम रेल कब चली? तो ये 1853 में चली। इसमें 3 इंजन हुआ करते थे और 14 डिब्बे थे। कितने? 3 इंजन 14 डिब्बे। कहां से कहां तक चली थी ये रेल? तो मुंबई से थाने के लिए चली थी। कहां से? मुंबई से थाने। मुंबई से ठाणे। अगर हम इसके नेतृत्व की बात करें, इसका नेतृत्व तो किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था पहली ट्रेन का? लॉर्ड डलहौजी। ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। यह भारत की पहली ट्रेन बन गई है जिसमें ऑन बोर्ड एटीएम की सुविधा शुरू की गई है, यात्रियों के लिए सहूलियत के लिए। ये बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हुआ है, कब चल रहा है, और इसके बारे में, इसके साथ साथ और भी संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में अपन जानेंगे। तो भारत और उज्बेकिस्तान, भारत प्लस उज्बेकिस्तान, कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है इनके बीच में, बताना है अपन को। भारत और रूस के बीच में कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ये बताना है। भारत श्रीलंका के बीच में कौन कौन सा होता है ये बताना है। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं ये बताने। भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी डस्टलिक 6 अभ्यास चल रहा है। कौन सा? डस्टलिक 6। कौन सा अभियान चल रहा है? डस्टलिक 6 अभियान चल रहा है। किसके इसके बीच में चल रहा है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगर भारत और रूस के बीच की बात करें तो भारत और रूस के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो इनके बीच में इंद्र। भारत और रूस के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो इंद्र। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं? तो टाइगर ट्रम्प, जो कि अभी हुआ है, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। कौन कौन से भारत और अमेरिका? टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं? तो वरुण, गरुण और शक्ति। कौन कौन से? वरुण, गरुण और शक्ति। वरुण जो कि नौसेना, वरुण, गरुण और शक्ति, ये 3 अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। तो इतने अभ्यासों को इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार, क्योंकि अभ्यास से एक ना एक क्वेश्चन अपने पेपर में आता ही रहता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये कहाँ पे हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास? ये कहाँ पे हुआ है अभी? तो ये अभी पुणे में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। यह अभ्यास पुणे में भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्न में से कौन से 2 प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया गया है?
तो किस कौन से दो प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया गया है और कब शामिल किया है? तो अभी हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, यूनेस्को की यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 17 अप्रैल 2025 को भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को, दोनों प्राचीन ग्रंथों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगर इनकी बात करें तो इनको क्यों शामिल किया गया है, तो दो ये ऐसे सूचीबद्ध दस्तावेज होते हैं, जो ऐसे सूचीबद्ध दस्तावेज है जो मानव इतिहास और सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करते हैं। किसको? मानव इतिहास और सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करते हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा देखें तो यूनेस्को के कौन सा, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। अगर भगवत गीता की बात करें तो इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। भगवत गीता कौन है? वेद व्यास जी। भगवत गीता की बात करें तो इसको लगभग 80 विषयों में 80 लगभग इसकी बात करें भगवत गीता की तो विश्व भर में लगभग 80 भाषाओं में इसको अनुवाद हुआ है। कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है भगवत गीता का? 80 भाषाओं में अनुवाद हुआ है विश्व में। लगभग 80 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है? लगभग 80 भाषा में। इसकी बात करें तो यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है, प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ है। कौन सा? हिंदू धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र के बारे में बात करें तो नाट्य शास्त्र का संबंध किससे है? तो भरत मुनि से। नाट्य शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि जी। कौन माने जाते हैं नाट्य शास्त्र के? भरत मुनि जी इसके जनक माने जाते हैं नाट्य शास्त्र के। तो नाट्य शास्त्र रंगमंच और प्रदर्शन कला पर एक प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? रंगमंच और प्रदर्शन कला पर एक प्राचीन ग्रंथ है। रंगमंच और प्रदर्शन कला का प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। तो अभी इन दोनों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। और क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ऐसे दस्तावेज होते हैं, ऐसे जरूरी दस्तावेज हैं जिनको जिनकी सांस्कृतिक विरासत को और मानव इतिहास को पहचान मिले। अगर हम बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के दो महान ग्रंथों भगवत गीता और नाटक शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यह रजिस्टर उन दस्तावेजों को सूचीबद्ध करता है जो मानव इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं? तो डब्ल्यूएचओ के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। डब्ल्यूएचओ, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना की बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो इसकी स्थापना 1948 में कब हुई थी? 1948 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें हम डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर की, तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर डब्ल्यूएचओ की वर्क की बात करें, डब्ल्यूएचओ क्या काम करता है, तो ये महामारी या बीमारी ऐसे प्रकोप जो आते हैं या फिर कोई आपदा आती है देशों पर, तो ये उनसे उभारने के लिए काम करता है और देशों को सूचित करता है और उनके साथ उनको बताता है सारी चीजें। तो कितने लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं? तो 2 अरब लोग, जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 अरब लोग आज भी दूषित जल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कई बीमारियां फैलती हैं। हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष यात्री को मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा पर जाने के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि भारत के दो अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला चरण इसरो ने घोषणा की है कि दो भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्जिमो 4 मिशन, कौन सा मिशन? एक्जिमो 4 मिशन का पहला चरण इन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। तो एक्जिमो 4 मिशन के इन्होंने सफलतापूर्वक पहला मिशन चरण इन्होंने पूर्ण कर लिया है अभी। तो कौन कौन से थे वो दो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें, तो पहले अंतरिक्ष यात्री हैं अपने शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला दूसरे हैं अपने प्रशांत प्रशांत बालकृष्ण नायर। कौन है? प्रशांत बालकृष्ण नायर। तो किसको चुना गया है? तो शुभांशु शुक्ला जी को। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। शुभांशु शुक्ला जी को मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा पर जाने के लिए चुना गया है, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड ने 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी हाल ही में अंकटाड ने आर्थिक भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% जो कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया है अंकटाड ने। किसने? अंकटाड ने। अंकटाड के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? अंकटाड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस अंकटाड की फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अभी हाल ही ने अंकटाड ने
भारत को तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया है 6.5%। किसने बताया है? अंकटाड ने। अंकटाड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड ने 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत? 6.5% रहने का अनुमान बताया है। तो बढ़ते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। अंकटाड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 6.5% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। तो आज के लिए इतना ही। ये रिवीजन के क्वेश्चन है कल के। किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो किसने जीती है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप? तो ये अभी पंजाब ने जीती है। किसने जीती है? पंजाब ने। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था राष्ट्रीय हॉकी? तो ये हुआ था मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी में हुआ था ये। तो हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। कितने में? 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो अभी अच्छा, इसमें टोटल पदक किसने कितने जीते थे आईएसएसएफ में? तो टोटल पदक मैंने बताया था आपको कल, टोटल 8 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण पदक थे, 2 रजत पदक थे और 2 कांस्य पदक थे। कितने थे? 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इसी के साथ भारत इसमें पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था और चीन पहले स्थान पर था। चीन ने टोटल पदक 11 पदक जीते थे। थर्ड क्वेश्चन, 17 अप्रैल को कौन सा वैश्विक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कौन सा विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। जीपी दृष्टि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन का उपयोग। जीपी मतलब होता है गुजरात पुलिस दृष्टि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन का उपयोग। इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहला देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। कौन है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। जापान वर्ष 2026 तक भारत को कौन कौन सी शिकानसेन ट्रेन की श्रृंखला निःशुल्क प्रदान करेगा? तो जापान अभी भारत को 2026 में निःशुल्क 2 ट्रेनें शिकानसेन ट्रेन निःशुल्क प्रदान करेगा। उनका ट्रेनों का नाम है E5 और E3। क्या नाम है? E5 और E3 श्रृंखला। भारत और किस देश ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और इटली ने। किसने किया समझौता पर हस्ताक्षर? भारत और इटली ने। कौन से समझौते पर? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के लिए। हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भू भारती पोर्टल, भू भारती पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को पारदर्शी और कुशल बनाना। क्या? भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को पारदर्शी और कुशल बनाना इसका उद्देश्य है। तो इसी के साथ आज इतना ही, मिलते हैं कल। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है 46 फर्स्ट फ्लोर पर अर्चना टॉवर, इंदुपुरी भोपाल में। आप आइए, विजिट करिए। अगर आपको डेमो क्लास लेनी है या फिर पढ़ाई से लेकर कोई भी चीज़ पूछनी है तो ये हमारे कॉल नंबर है। कोई भी बैच के बारे में जानकारी लेनी है या फिर करियर से रिलेटेड किसी भी ब्रांच के बारे में, अगर आपको पढ़ाई से लेकर कोई भी बात करनी है तो आप कॉल कीजिए एक बार। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ये हमारा संस्था का नंबर है। जय श्री राम।